मित्रों, ये जो नया इकोनॉमिक सर्वे आया है उसने एक गजब का पेंशन मॉडल बताया है कि जब राजेश खन्ना रिटायर हो जाए तो उसके पेंशन की जिम्मेदारी शक्तिमान और गोविंदा की होनी चाहिए। फिर जब शक्तिमान और गोविंदा रिटायर हो जाएं, उनको इंडस्ट्री में काम नहीं मिले, तो उनके पेंशन की जिम्मेदारी मेरी और मेरी जनरेशन की होनी चाहिए। जब मैं रिटायर हो जाऊं, मुझे कोचिंग के धंधे में कुछ काम नहीं मिले, यूट्यूब पे पेज नहीं आए, तो मेरे पेंशन की जिम्मेदारी आपकी जनरेशन की होनी चाहिए एंड सो फॉर्थ। इसको बोला गया पे गो पेंशन मॉडल, जो भारत में नहीं ब्रिटेन में है। लेकिन भारत के साथ वो कैसे कंपेयर कॉन्ट्रास्ट होता है आज हम समझेंगे। इसके लिए मुझे सबसे पहले तो आपको भारत के अलग अलग गवर्नमेंट पेंशन स्कीम्स के बारे में बताना होगा। कुल मिला के तो ये एक ही स्लाइड है, लेकिन इसमें एक एक स्कीम मैं आपको आराम से बताता हूँ। नीचे आप टाइम स्टैम्प के हिसाब से देखते रहना। देखिए, अलग अलग टारगेट ग्रुप के हिसाब से अलग अलग स्कीम्स हैं। बीपीएल की अलग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अलग, ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोअर मिडिल क्लास की अलग, मिडिल क्लास की अलग वगैरह। नॉर्मली पेंशन स्कीम में होता यह है कि जब आप जवान हैं तो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका पैसा शेयर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होता है और रिटायरमेंट पे आपको वहां से पेंशन मिलती है। हालांकि कुछ ऐसी योजनाएं कि जहां पर जैसे एक बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल आदमी है, बहुत गरीब है, वो कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो उसने कोई कंट्रीब्यूशन या फी नहीं देनी है, सीधा ही सरकार उसको 200-500 रुपए पेंशन दे देगी। ऐसी एक योजना है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय की, जिसका नाम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम यानी एनएसओएपी। तो अपना जो पिरामिड है उसमें सबसे बॉटम में जो बीपीएल है उनकी तो योजना कर दी एनएसओएपी। अब थोड़ा ऊपर जाते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र, मतलब ये रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय की किटली चलाने वाले, इनके लिए दो प्रमुख योजना याद रखनी है, अटल पेंशन और श्रमयोगी मानधन। ऐसी सबसे 40 की उम्र पे आपको ज्वाइन करना है। हर महीने 55 से 200 रुपए कटवाने हैं। सामने सरकार भी को कंट्रीब्यूट करेगी, मतलब आपने 55 दिया तो वो भी 55, आप 200 दे रहे हैं वो भी 200 देगी। और ये सारा पैसा जाएगा एलआईसी को, जो इस योजना का फंड मैनेजर है। आपके अपन 55 देना है कि 200 देना है, वो डिपेंड करता है। 18 की उम्र पे ज्वाइन करोगे तो कम देना पड़ेगा, 200 रुपए आपको तब देना पड़ेगा अगर आप 40 की उम्र पे ज्वाइन करते हैं। फिर जब आप रिटायर होते हैं तो हर महीने आपको 3,000 रुपए का पेंशन आएगा। अब मान लो पिताजी की देहांत हो गई, तो माताजी को आधा पेंशन मतलब 1,500 रुपए मिलेंगे। फैमिली पेंशन उसे बोला जाता है। फिर माताजी का भी देहांत हो गया, तो जो बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा? जवाब है उनको तंबूरा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी ये योजना है। अब असल में मैंने आपको एक योजना बताई, श्रमयोगी मानधन। ऐसी छोटे व्यापारियों के लिए लघु व्यापारी मानधन, किसानों के लिए किसान मानधन योजना है। फॉर्मेट यही है कि जो ज्वाइन करे उसको 3,000 मिले, वो मर जाए तो उसके पति या पत्नी को आधा, और फिर स्कीम बंद हो जाएगी। यूपीएससी ने 2024 प्रीलिम में इसका एक प्रश्न पूछा, वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। मित्रों, भारत में आप वोट दे सकते हैं 18 साल की आयु पे। तो ये जो भी योजना है उसमें अगर ज्वाइन भी करना है तो 18 की एज से ज्वाइनिंग होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है? नहीं, 21 से 40 में ज्वाइन कर सकते थे, यानी पहला स्टेटमेंट ठीक नहीं लगता, वो गलत है। 18 से है। दूसरा क्या बोलता है कि जब ये मान लो पिता की मृत्यु हो जाए तो माता को और अविवाहित बेटियों को, अनमैरिड डॉटर्स को पेंशन मिले। अब आप सोचो, ये जो डॉटर है उसकी शादी हो गई कि नहीं हो गई, वो सरकार कहाँ चेक करने आए? वो पूरी बात प्रैक्टिकल नहीं है, तो सरकार अपनी मुसीबत क्यों बढ़ाएगी ये सब चेक करने में? तो वो ऐसी कोई इसमें चीज़ है नहीं, इसमें बच्चों को कुछ नहीं मिलता, मैंने आपको बताया। मुझे याद आता है कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में एक योजना थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कि ये शादी करने पर कुछ सरकार की तरफ से पैसा मिलता होगा। तो कुछ शादीशुदा महिलाएं जिनकी पहले ही शादी हो गई, वो फिर से अपने उसी पति के साथ दोबारा शादी करती थी ताकि उनको पैसा मिले। ऐसा कुछ केस आया। अब उससे लड़ने के लिए उसका जो भी आईएएस ऑफिसर या जो भी वहाँ योजना चला रहा होगा, उसने कि नहीं, सबका प्रेगनेंसी टेस्ट और वर्जिनिटी टेस्ट करेंगे। तो 400 में से 9 महिलाएं ऐसी कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। लेकिन ये सब जब करेंगे तो और हंगामा हो जाए, ये प्राइवेसी और गरिमा नहीं है, जो महिलाएं उनकी गरिमा का सम्मान नहीं हो रहा है। तो आप समझो ये सारी चीज़ें ऐसा कुछ करने जाए तो सरकार खुद ही फँस जाएगी, तो क्यों अपनी परेशानी बढ़ाए? तो इस कारण से उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं फीचर। तो चौथा स्टेटमेंट, फैमिली पेंशन एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर, वो तो गलत हो गया। तो पहला भी गलत, 18 से जुड़ सकते हैं, चौथा भी गलत। तो 1 एंड 4 इज़ रॉन्ग, बाकी सही है। तो जवाब होता है बी, 2 एंड 3 ओनली। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देख के कुछ लोग बोलेंगे, देखो बिना फैक्ट्स रटे भी हमने तो कंसेप्ट से एलिमिनेट कर दिया, यूपीएससी टेस्टिंग आईक्यू नहीं ईक्यू। और इसको भी जो रॉयल एंट्री टॉपर से थोड़ा ऐसा बड़ा चढ़ा के ऐसे 4-5 सवाल आपको दिखाए कि देखो हम तो बिना फैक्ट्स याद करे भी पास हो जाते हैं। क्योंकि वो खुल के नहीं बोल रहा है। खुल के वो ये नहीं बोल रहा है
कि मुझे बहुत सारा पेरिफेरल नॉलेज था, बहुत सारा मेरे पास जनरल नॉलेज था, करंट अफेयर्स का नॉलेज था, इस कारण से मैं एलिमिनेट कर पाया। लेकिन उसको देख के जो बाबू सोना ऑडियंस है, बस अब तो मैं भी नहीं पढ़ूँगा और हवा में पास हो जाऊँगा, तो ये आपका गलत तरीका है। बहुत सारा पढ़ोगे तब जाके ये एलिमिनेशन टेक्निक्स काम करती हैं। ऐसे और भी पीवाईक्यू आपको देखने टॉपिक वाइज़ बुकलेट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा विज्ञापन। मित्रों, जैसे क्रिकेट की बल्लेबाजी में जरूरी है जजमेंट और एक्यूरेसी, उसी तरह यूपीएससी के एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टिक करना है, कौन सा स्किप करना है। और इसमें आपकी मदद करता है अनअकैडमी का यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें ना सिर्फ आपको प्रैक्टिस मिलती है, साथ ही साथ आप जीत सकते हैं आईपीएल के टिकट्स, आपकी पढ़ाई को इफेक्टिव बनाने के लिए आईपैड और सैमसंग टैबलेट, स्मार्ट वॉचेज, मृणाल की इकोनॉमी बुक, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स और बहुत कुछ। तो तारीख याद रहे, 23 मार्च रविवार को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आप ये टेस्ट दे सकते हैं। तो जरूर से जुड़िए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। हाँ, तो 23 तारीख याद रहे। चलिए, हमने एनएसओपी देख लिया, मानधन योजना देख लिया, अब थोड़ा और ऊपर जाते हैं, अटल पेंशन योजना। ये सब रिक्शा, चाय की टपरी वगैरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। अटल पेंशन में ऐसा है कि आप ज्वाइन करो, 42 टू 210 रुपीज़ आप कंट्रीब्यूट करो। सरकार इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, ये सारा पैसा जाएगा पीएफआरडीए, जो पेंशन फंड का रेगुलेटर है। पेंशन स्कीम्स जितनी भी चलती है भारत में, उसका जैसे इंश्योरेंस का आईआरडीआई नाम की संस्था रेगुलेटर है, ऐसा पेंशन सेक्टर का पीएफआरडीए संस्था रेगुलेटर है। वो इसको मैनेज करेगा। फिर जब आप रिटायर होंगे तो 1000 से 5000 आपको हर महीने पेंशन आएगी। पिताजी मर गए तो माताजी को भी उतनी पेंशन आएगी, 1000 से 5000। आपका 1000 आएगी कि 5000, वो डिपेंड करता है आपने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया था। फिर ये दोनों मर गए, पिताजी भी माताजी भी, तो बच्चे को जो प्रीमियम भरा था उसके पिताजी ने इतने सालों तक, वो वापस आ जाएगा। तो ये इस कारण से श्रमयोगी मानधन से अलग है कि इधर बच्चों को भी, नॉमिनीज को कुछ मिलता है। देखिए, ये जो अटल पेंशन योजना है उसमें आप 18 की एज पे ज्वाइन करो और आपके मुझे हर महीने 1000 का पेंशन चलेगा, तो हर महीने आपको 42 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करने हैं। आप कहने 5000 पेंशन चाहिए तो हर महीने आपको 210 कंट्रीब्यूट करने हैं। अब आप इसकी लास्ट डेट क्या है, 40 की उम्र तक मैक्सिमम आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें भी नहीं, मैं 40 साल का हो गया, अब मेरी बुद्धि को आई है और मेरे को पेंशन योजना ज्वाइन करनी है, तो और 5000 का पेंशन चाहिए, तो आपको हर महीने 1454 रुपये जमा करने होंगे। सारे नंबर्स याद नहीं रखने, पर आप लॉजिक उसका समझो। ये जो अटल पेंशन श्रमयोगी मानधन 3000 5000 का पेंशन आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेगा पेंशन स्कीम? नहीं भाई, माइक्रो पेंशन स्कीम है। इसमें भी ये जो अटल पेंशन स्कीम हमने अभी पढ़ी, 93% इसके ऐसे सब्सक्राइबर है जिन्होंने 1000 वाले स्कीम में एनरोल किया है। बहुत कम लोगों ने 5000 वाली स्कीम में एनरोल किया, क्योंकि मैंने आपको बताया उसमें ज्यादा आपको हर महीने पैसा जमा करना पड़े, और ये गरीब लोगों के पास उतना पैसा होता नहीं है। उनकी जो इमीडिएट कंजम्पशन प्रायोरिटी होती है उसमें वो पहले खर्च हो जाता है। अब इस पर ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत चिंता जताई और कहा कि हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए इनको, ताकि इनकी बिहेवियर में चेंज लाया जा सके। मेरा प्रश्न ये है कि भाई, जब उसके पास पैसा ही नहीं तो उसको कितनी भी जागृति दोगे तो क्या है, जब तक पैसा नहीं तो कहाँ एनरोल करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमने देख लिया, अब चलते हैं थोड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब ये फैक्ट्री में, कंपनी में कोई काम कर रहा है और उसमें भी लोअर मिडिल क्लास या वर्कर टाइप के जो लोग हैं, उनके लिए क्या है, ईपीएफओ। ईपीएफओ में ऐसा है कि आप कोई रजिस्टर्ड फैक्ट्री, कंपनी वगैरह में काम करते हैं और आपकी सैलरी 15,000 रुपये तक की है, तो आपकी सैलरी का 12% कटेगा। सामने उतना ही 12% मालिक अपने पॉकेट से कंट्रीब्यूट करेगा और ये सारा पैसा जाएगा ईपीएफओ को। और फिर जब आप रिटायर होंगे तो आपको उसमें से पेंशन मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा। प्रोविडेंट फंड मतलब समझो लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट जैसा है, 15-20 साल कुछ मोटी रकम आपको वो देगा। तीसरा, इसमें डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम भी होती है, लेकिन अभी हम पेंशन का पढ़ रहे हैं तो अभी उसको और जटिल नहीं करना है। कुल मिला के बात क्या हुई कि मान लो आप अदानी की फैक्ट्री में काम करते हैं और आपकी 10,000 सैलरी है, तो उसका 12% मतलब 1200 कट हुए, और सामने अदानी भी अपने पॉकेट से 1200 देंगे, तो 2400 रुपये आपके ईपीएफओ अकाउंट में जमा होते हैं और उसमें से शेयर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होगा, और जब आप रिटायर होंगे तो पेंशन प्रोविडेंट फंड आएगा। तो मालिक और मजदूर दोनों ने पैसा कंट्रीब्यूट करना है। कुछ कुछ सालों में सरकार ऐसी योजना लाती है कि देखिए अदानी जी, आप और लोगों को जॉब्स दीजिए, उनको फॉर्मल जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दीजिए, ईपीएफओ में रजिस्टर कराइए, तो हम आपके जो खाते में पैसा हम कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब कुछ बार सरकार इन दोनों का, मालिक मजदूर का पैसा भर देती है। ऐसी 2016 में योजना थी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, 2020 कोरोना में आई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, और 2024 पिछले बजट में आई थी एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम यानी ईएलआई। तो बेसिकली इसमें यही होता है कि सरकार पैसा कंट्रीब्यूट करेगी ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। अब और हो जाते हैं मिडिल क्लास, उनके लिए क्या है, तो दो भाग हो सकते हैं। ऐसा मिडिल क्लास जो सरकारी नौकरी करता है और ऐसा मिडिल क्लास जो सरकारी नौकरी नहीं करता है।
एनपीएस यूपीएस कुछ है, जल्दी समझ लेते हैं। मित्रों, कुल मिला के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सरकारी कर्मचारियों की जो योजनाएं हैं वो एक स्लाइड में समराइज हो गई, लेकिन मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पुराने जमाने में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम में ये जो सरकारी कर्मचारी थे उनको ऐसा नहीं था कि उनकी सैलरी कटेगी कुछ और उसमें से शेयर्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं था। सरकार सीधा उनको रिटायर होने पे पेंशन दे देती थी कि रिटायर होने से पहले तुम्हारी लास्ट सैलरी क्या थी, मान लो 1 लाख, अच्छा तो उसका 50% निकालो, 50,000 तुम्हारा पेंशन होगा हर महीने, और उसको भी महंगाई के साथ और बढ़ाते जाएंगे। आपके बेस्ट चीज़ है, लेकिन इसके चलते टैक्स पेयर के ऊपर बहुत सारा बोझ बढ़ जाएगा और सरकार गरीबों के लिए बाकी योजनाएं नहीं चला पाएगी, क्योंकि रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ही इतना पेंशन का बिल आ जाएगा। तो 2004 में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर वो लेके आए न्यू पेंशन स्कीम, जिसका बाद में नाम बदल के कर देंगे नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस। इसमें ऐसा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी का 10% कटेगा, सरकार उसके सामने 14% अपने पॉकेट से देगी, और ये सारा पैसा शेयर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होगा। शेयर्स और बॉन्ड क्या है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया, बॉन्ड यील्ड वाले लेक्चर में। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, जब सरकार को लोन में पैसा चाहिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जारी करती है, उसमें आप इन्वेस्ट करो, जो भी 6-8% ब्याज मिले, तो इन सब में वो इन्वेस्ट होगा। और फिर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायर होगा उसको पेंशन मिलता है। इसमें बुरी बात क्या है, अगर शेयर मार्केट अगर गिर जाता है तो फिर इनको शायद कम पेंशन आए। हालांकि अगर आप 20-30 साल का लॉन्ग टर्म व्यू लें, या ग्राफ में जिसको कहा जाता है सेक्युलर व्यू, लॉन्ग टर्म ग्राफ जो होता है उसको सेक्युलर ग्राफ भी बोला जाता है, तो तब पता चले शेयर बाजार 20-30 साल का एवरेज निकालो तो ऊपर ही जाता है। लेकिन मान लो कोई ऐसा हो जो 40 साल की उम्र में ज्वाइन कर रहा है और बहुत जल्दी अब रिटायर हो जाएगा, या 40 साल पे ज्वाइन किया और 5-7 साल में उसका मृत्यु हो गया, तो फिर बहुत कम पेंशन आए फैमिली को, तो थोड़ी दिक्कत रहती थी, विरोध होता था। तो फिर मोदी सरकार लेके आई 2024 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। इसमें ऐसा है, फिलोसॉफी तो वही कि सरकार और एम्प्लॉय पैसा कंट्रीब्यूट करे, शेयर मार्केट में जाए, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कुछ आश्वासन देगी, मिनिमम गारंटी देगी कि भाई इतना पेंशन तो तय है, हम आपको देंगे। यूपीएस का हिसाब ऐसा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 10% सैलरी कट होगा, सरकार 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी, शेयर बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होगा। अगर सरकारी कर्मी ने 10 साल की नौकरी की है तो उसको गारंटी दी जाती है कि भाई हर महीने तुम्हें 10,000 का पेंशन तो आएगा। अगर उसने 25 साल की नौकरी की है तो और ज़्यादा गारंटी कि रिटायर होने के 1 साल पहले तक तुम्हारी एवरेज सैलरी क्या थी, मान लो थी 1 लाख रुपए, तो उसका 50%, मतलब हर महीने 50,000 तुमको पेंशन आएगा। जब आप मर जाओगे तो आपके पति या पत्नी को 60% पेंशन मिलेगा, और ये पेंशन महंगाई के साथ लिंक किया जाएगा, तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपको और पेंशन मिलेगा। सो दैट इज यूपीएस। अब ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो तुम एनपीएस में रहो या तुम यूपीएस में अपग्रेड करो, लेकिन अगर यूपीएस में अपग्रेड किया तो फिर वापस आप अंडू करके एनपीएस में नहीं आ सकते। तो प्रेजेंटली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव बोथ द ऑप्शंस। तो एनपीएस यूपीएस हो गया। अब बाकी मिडिल क्लास जो सरकारी नौकरी में नहीं है उनका क्या, तो वो लोग भी एनपीएस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद से ही पैसा सारा कंट्रीब्यूट करना है, सरकार उनके खाते में कोई पैसा जमा नहीं करेगी। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने डेटा दिया कि भारत में जितने भी पेंशनर या पेंशन सब्सक्राइबर हैं उसमें 20% ईपीएफओ एनपीएस वगैरह वाले हैं, और 80% तो अटल पेंशन वाले, और उसमें भी हमने देखा लगभग 90% तो ऐसे हैं जिन्होंने 1,000 वाला पेंशन लिया है। तो आंकड़ों के रूप से हम सर गिने, इफ वी काउंट द नंबर ऑफ हेड्स, तो लगे बहुत सारे लोगों ने पेंशन प्लान ज्वाइन किए हैं, लेकिन असल में वो बहुत छोटे वाले पेंशन प्लान जो असल में आप सोचो ना, 1,000 रुपये में कैसे एक महीना कट सकता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो हमने अलग अलग योजनाओं को क्लाइंट के रूप में क्लासिफाई किया, बीपीएल है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लोअर मिडिल क्लास है, वगैरह वगैरह। पेंशन स्कीम को क्लासिफाई करने का एक और तरीका है, आप प्रश्न पूछो कि ये जो योजना है क्या उसमें कितना पेंशन मिलेगा वो पहले से तय है, या फिर कि वो शेयर बाजार पर डिपेंडेंट है। तो ईपीएफओ, अटल पेंशन, श्रमयोगी मानधन, सरकारी कर्मियों के लिए यूपीएस, बीपीएल के लिए एनएसओएपी, ये सब ऐसी योजना है कि इसमें शेयर मार्केट ऊपर जाए या नीचे, इनको कुछ ना कुछ गारंटीड पेंशन मिलेगा। तो ऐसी योजनाओं को हम कहेंगे डिफाइंड बेनिफिट स्कीम्स। डिफाइंड बेनिफिट स्कीम्स। उसके मुकाबले जो नॉर्मल एनपीएस है उसमें पेंशन कितना आएगा वो नक्की नहीं है, वो कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है शेयर बाजार कैसे परफॉर्म करे। इसलिए एनपीएस को हम कहेंगे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर केवल यही व्याख्यायित है कि आप कितना पैसा जमा करोगे। मान लो मैं हर साल लाख रुपए जमा करूँ तो उतना ही, उसके सामने पेंशन कितना आएगा वो व्याख्यायित नहीं है। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट। ब्रिटेन के अंदर एक अलग टाइप की चीज़ चलती है, इकोनॉमिक सर्वे ने बताया इसलिए हम पढ़ लेते हैं। पेगो पेंशन सिस्टम वो ऐसी है। देखिए भारत में हमने कोई एक प्राइवेट सिटीजन है शक्तिमान गोविंदा, और उन्होंने एनपीएस ज्वाइन किया,
तो क्या था, उनका पैसा शेयर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होगा, सरकार तो कोई मदद करेगी नहीं, और फिर ये खुद के पेंशन के लिए जिम्मेदार थे। तो ये तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम हुई कि ये वर्किंग एज में एनपीएस में सब्सक्राइब करें, शेयर मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के दौरान, दैट इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम। भारत की ये एनपीएस हमने देखी। ब्रिटेन में थोड़ा अलग है। ब्रिटेन में है पे एज यू गो, यानी पेगो सिस्टम। वो हम अब समझते हैं। मान लीजिए हम लोग ब्रिटेन में रहते हो, तो जब राजेश खन्ना रिटायर हो जाए तो उसके पेंशन के लिए शक्तिमान और गोविंदा जिम्मेदार है। फिर शक्तिमान और गोविंदा रिटायर हो जाए तो उनके पेंशन के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मतलब अलग अलग जनरेशन। तो ब्रिटेन के अंदर ऐसा होगा कि मैं अगर ये पैसा स्कीम में डालूंगा तो वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं होगा, वो सीधा ही मेरे ऊपर वाले लोगों के ऊपर चला जाएगा। कि मान लो 10,000 पाउंड सैलरी हो, उसमें से 1,000 पाउंड कंट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं, तो वो 1,000 पाउंड सीधा ही मेरे ऊपर जो हो पिछली जनरेशन वाले शक्तिमान गोविंदा उनको मिल जाएगा। शेयर बाजार में इन्वेस्ट होके जाएगा ऐसा नहीं है। उसी प्रकार गोविंदा और शक्तिमान जब वो जवान होंगे तो उन्होंने राजेश खन्ना का पेंशन भरा होगा। यानी कि ये जो पेगो पेंशन सिस्टम है वो ऐसी है कि पैसा शेयर बाजार में नहीं, सीधी पुरानी पीढ़ी को आपकी सैलरी में से कट होके जाएगा। न्यू जनरेशन शुड पे फॉर द ओल्ड जनरेशन पेंशन डायरेक्टली फ्रॉम द सैलरी। आप कहे ठीक है, पण स्कीम चलती रहेगी तो नेक्स्ट जनरेशन पुरानी जनरेशन को सस्टेन करती रहे। लेकिन इसमें तकलीफ आ जाएगी जब डेमोग्राफिक चेंज होगा। मतलब आप जानते हैं अलग अलग ये सब जापान में, साउथ कोरिया में, यूरोप के कुछ देशों में लोग शादियां नहीं करते, बच्चे नहीं पैदा करते, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। तो ऊपर समझो कि 6-8 लोग रिटायर हो गए हैं, वर्किंग एज में 2-4 लोग ही हैं, तो वो कैसे पूरा इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो इस कारण से पेंशन का बोझ बढ़ रहा है। दूसरी तकलीफ ये हो रही है कि ऐसे देशों में नेशनल सेविंग भी कम हो रही है। क्योंकि समझो ये जो ऊपर रिटायर्ड लोग हैं उनको 2,000 पाउंड पेंशन आता हो, उसमें से क्या वो मुश्किल से 100-200 पाउंड सेव कर पाएगा। जो वर्किंग एज में वो मान लो 5-7-10,000 पाउंड कमाता हो, उसमें से वो ज़्यादा सेव कर पाएगा। तो जैसे-जैसे बूढ़ी आबादी बढ़ती है, तो वो तो इतना पैसा सेव नहीं कर पाती, तो नेशनल सेविंग डाउन होती है, और जितना वो सेविंग डाउन हुआ, तो वो पैसा फिर किसी को आईपीओ के स्वरूप में, बैंक लोन के स्वरूप में जाना था, इन्वेस्ट होना था, इकोनॉमी ग्रो करनी थी, वो सब काम रुक जाता है। तो डेमोग्राफिक चेंजेस क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। और ये तो अब स्कीम ब्रिटेन की जो पेगो पेंशन स्कीम है, वो अगले 20 साल के बाद सस्टेनेबल नहीं होगी, क्योंकि नीचे इतने लोग पैदा होके आगे वर्किंग एज में जा नहीं रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या करना होगा कि सरकार खुद बाजार से लोन में पैसा लाए और अपने रिटायर्ड ये जो लोग हैं उनको वो पेंशन में पैसा दे। इटाली और ग्रीस में भी ये समस्या हुई थी, उसके कारण उनका सरकारी कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये सब तकलीफ का मामला इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। चीन ने भी एक रिफॉर्म लिया कि रिटायरमेंट एज ही बढ़ा देते हैं ताकि अपना जो डेमोग्राफिक चेंज है उसके सामने पेंशन का गेम गड़बड़ नहीं हो जाए। तो जो पुरुष है पहले 60 की एज पे रिटायर होते थे, अब 63 कर दिया। महिलाएं जो 50 की उम्र पे रिटायर होती थी उनको बढ़ा के 55 टू 58 कर दिया। डिपेंड करता है व्हाइट कॉलर जॉब है कि ब्लू कॉलर जॉब है। तो ये सब पेंशन सेक्टर के ऑब्जर्वेशन थे। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। तो हर साल मैं इकोनॉमी के अपडेट्स के लिए फ्री सीरीज चलाता हूँ। तो इस साल चल रही है विन 25। उसमें लेक्चर, पावर पॉइंट, हैंडआउट के साथ सब काम होता है। 4 फ्री लेक्चर हो चुके हैं और 5वां इस मंगलवार को होने वाला है, जिसमें यही सब पेंशन, इंश्योरेंस वगैरह में, बजट में क्या आया है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या आया, उसके अलावा पूरे साल क्या करंट अफेयर्स रहे थे, ये हम पढ़ेंगे। तो पूरा शेड्यूल आपके सामने है। mrunal.org/win25 पे आप जाए, आपको सारे हैंडआउट, टाइम टेबल, लिंक्स मिल जाएंगे। तो मंगलवार रात को हम लोग मिलते हैं। और इसी प्रकार बाकी टीचर्स द्वारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन सब के फ्री स्पेशल क्लासेस की सीरीज चल रही है 17 और 18 तारीख को, जिसको बोला गया बिगिनर्स लर्निंग फेस्टिवल। तो उसका भी आप हिस्सा बनिए। लिंक सब डिटेल आपको मिल जाएंगे। और मैंने आपको बताया ये 23 मार्च रविवार को यूसीएससी टेस्ट होगा, जिसमें आप रैंक ला सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। ये सब आईपीएल टिकट, आईपैड, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉच, मेरी जो इकोनॉमी की नई किताब है उसकी आपको कॉपी मिले, ये सब। तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। An academy. Let's crack it.